मैकेनिक्स, और हमने चैप्टर का नाम क्या रखा है, एनर्जेटिक्स। एंड यू नो एनर्जेटिक्स में सबसे पहली क्वांटिटी कौन सी पढ़ रहे हैं, वर्क। पर मैंने आपको समझाने की कोशिश करनी है इस वर्क, एनर्जी और पावर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वर्क और एनर्जी दो मुख्तलिफ चीजें नहीं हैं। वर्क और एनर्जी सेम चीज है। कैसे अंदाजा होता है हमें इस बारे में कि वर्क और एनर्जी जो है वो दो मुख्तलिफ की बजाय सेम चीजें हैं? हमने सबसे पहले वर्क को पढ़ने की कोशिश की। क्या पढ़ा वर्क के बारे में कि हमने पढ़ना है मैकेनिकल वर्क। कि मैकेनिकल वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड इन क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमने इन तीन बातों को जब न्यूमेरिकली एक अलजेब्रिकली फार्मूला में कन्वर्ट किया तो फोर्स इज अप्लाइड एफ आ गया, डिस्प्लेसमेंट इज ट्रेवल्ड डी आ गया, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए कॉस थीटा आ गया। या तो एफ डी कॉस थीटा इस तरीके से बना लीजिए, या फिर किस तरीके से बना लीजिए, वो रिजॉल्व करके बना लीजिए, या फिर किस तरीके से बना लीजिए। सर जी वो डॉट प्रोडक्ट की कोई कहानी आपने सुनाई है जिसके बारे में आपने कहा है कि हमारे सिलेबस का इतना ज़रूरी हिस्सा नहीं है, लेकिन वो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन का एक कॉन्सेप्ट है तो आपने डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या किया, वैसे तो मेरे जितने न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं मैंने उन सब न्यूमेरिकल्स में अभी तक कोई cos 30 वाला सवाल नहीं आया या cos 50 वाला सवाल नहीं आया। आ सकते हैं ये, आप जब मैं आपको वर्कशीट दूंगा तो आप वहां पे देख लेंगे कि एफ और डी के दरमियान में शायद एंगल 30 डिग्री का सवाल हो या 50 डिग्री का सवाल हो। मैंने कितने एंगल्स का सवाल किया, मैंने पहला वाला जब सवाल कराया है तो उसमें भी एंगल दोनों का 0 था, cos 0 के साथ सवाल सॉल्व कराया। असल में वो ओ लेवल का सवाल था। ओ लेवल के उस सवाल में cos 0 भी नहीं लेते। वो क्यों नहीं लेते, हमने लेब के भी कौन सा तीर मार लिया था, cos 0 वैसे ही 1 होता है तो वो ना भी ले तो फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन 2 में भी वर्क डन बाय द वेट था, वेट नीचे था, डिस्टेंस ट्रेवल भी नीचे था, तब भी एंगल कितना था, तब भी एंगल 0 था। अच्छा, लेकिन जब हमने उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 किया तो वहां मैंने सवाल थोड़ा डिफरेंट तरीके से डिजाइन किया। किस तरीके से डिजाइन किया, एक ही सिचुएशन में चूंकि 3 फोर्सेस थी, कितनी फोर्सेस थी, 3 फोर्सेस, तो मैंने क्या लिखा कि वर्क डन बाय पहली फोर्स कितना है, वर्क डन बाय दूसरी फोर्स कितना है, वर्क डन बाय तीसरी फोर्स कितना है। क्योंकि हमारा पास जो फ्रेज है ना, वर्क डन इनकम्प्लीट फ्रेज है। मुकम्मल फ्रेज क्या है, वर्क डन बाय अ फोर्स। क्या, वर्क डन बाय अ फोर्स हमारी मुकम्मल फ्रेज होगी। जस्ट वर्क डन क्या होगा, जस्ट वर्क डन आधी अधूरी फ्रेज कहलाएगी। ओके तो हमने कहा वर्क डन बाय अ फोर्स, जैसे आपने ऊपर कहा क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जी क्या निकालें, वर्क डन बाय द फोर्स। क्वेश्चन 2 में कहा वर्क डन बाय द वेट। क्वेश्चन 3 में पहले था वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स, फिर था वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, फिर था वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। इनिशियली तो मैंने ये आपको मतलब प्रेजेंट करने की कोशिश की कि वर्क डन हमेशा किसी न किसी फोर्स का होगा। क्या होगा जी, वर्क डन किसी न किसी फोर्स का होगा। अब वो ड्राइविंग फोर्स का होगा या फ्रिक्शनल फोर्स का होगा या वेट का होगा। लेकिन जब हमने उस सिचुएशन को ऑब्जर्व किया तो हमने एक बात पे गौर किया कि सर जी वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स, वो तो ठीक है कि ड्राइविंग फोर्स ने एक पर्टिकुलर वर्क किया है, कितना निकला था वो 80 किलो जूल्स का वर्क किया था। लेकिन जब हमने उस सवाल में देखा वर्क डन किसको, बाय द फ्रिक्शन को, तो वहां फ्रिक्शन जा रही थी इधर, डिस्टेंस जा रहा था उधर, तो बीच में एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया 180। तो जब एंगल हुआ 180 तो cos 180 कितना हो गया, वो हो गया -1। जब वो हो गया -1 तो आंसर क्या आ गया, -50 किलो जूल्स। लो जी, यहां पे फटा स्टार्ट हो गया। क्या फटा स्टार्ट हुआ, सर ये माइनस किस खुशी में आ गया है, वर्क है, वर्क तो स्केलर है, स्केलर में तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसका तो कोई प्लस माइनस नहीं होता, तो ये माइनस किस खुशी में आ गया। तो वहां में हमें एहसास हुआ यार वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कोई चीज ही नहीं होती, क्योंकि फ्रिक्शन की डायरेक्शन में डिस्टेंस कभी ट्रेवल ही नहीं होता। ये डिस्टेंस ट्रेवल ही किधर होता है, ये तो हमेशा फ्रिक्शन के ऑपोजिट ट्रेवल होता है। या फ्रिक्शन होती ही किधर है सर, वो तो होती ही ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो ये तो कभी होगा ही नहीं। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन तो कभी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बना जा रहा होगा आगे, फ्रिक्शन जा रही होगी पीछे, तो ये काम तो सर जी बाय द फ्रिक्शन वाला काम तो है ही गलत है। हाँ क्या होगा, अगेंस्ट द फ्रिक्शन होगा।
तो अगेंस्ट द फ्रिक्शन अगर होगा तो ठीक है सर जी, फ्रिक्शन पीछे थी, उसके अगेंस्ट एक आगे फोर्स होगी, उस फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने क्या किया, मैंने कहा जनाब साहब असल टॉपिक क्या होना चाहिए, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन की बजाय टॉपिक होना चाहिए वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। क्या होना चाहिए उसके लिए फिर मैंने आपको क्या कहा, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन को प्लस 50 किलो जूल्स क्यों होना चाहिए, ये मेरा सवाल है जी आप लोगों से। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को प्लस 50 किलो जूल्स क्यों कहूंगा या कैसे कहूंगा, ये आपने मुझे समझाना है। हाथ खड़ा करेंगे जनाब साहब, मैंने अपने कल के लेक्चर में इसके ऊपर बात की हुई है, बिल्कुल एंड पे। तो ठीक है, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में प्लस कैसे लाऊं अब, वो तो मैंने तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाला तो माइनस आ गया, तो अब उसको प्लस कैसे करूं, करूं कैसे, कोई टेक्निकली कोई तरीका होगा, उसकी कोई मैथ्स होगी, उसका कोई मैथ्स डिस्क्राइब करें, मतलब या सीधा सीधा इंग्लिश में कह दूं सर वो बाय द फ्रिक्शन नेगेटिव हुआ तो अगेंस्ट द फ्रिक्शन पॉजिटिव हो गया। एक तो ये भी है, ये इंग्लिश का जवाब है। सर अंग्रेजी चेंज हो गई है तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा। मैं अंग्रेजी का जवाब नहीं मांग रहा, मैं जवाब मांग रहा हूं मैथ्स का जवाब। मैथमेटिकली आप कैसे साबित करेंगे कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पॉजिटिव हो गया? नहीं जी, हाँ, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में हमें क्या करना होगा सर, जो ड्राइविंग फोर्स लगी है ना 1600 की, उस 1600 में से, ड्राइंग देखें मेरा सबके सब, उस 1600 में से पीछे की तरफ फ्रिक्शन कितनी थी 1000, तो 1600 वाली फोर्स में से 1000 वाला फोर्स वो क्या करेगा, 1600 आ गया ना, अगली फोर्स के दो हिस्से कर दें। 1600 वाली फोर्स के कितने हिस्से कर दें, दो, कितने, एक 1000 और दूसरा 600। तो उसका जो 1000 वाला पीस है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन वो कौन है, वो है अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो अगेंस्ट फ्रिक्शन फॉरवर्ड फोर्स होगी कितनी, 1000। तो ड्राइविंग फोर्स जो थी ना 1600, उस 1600 में से 1000 न्यूटन कौन सी फोर्स है, अगेंस्ट फ्रिक्शन। किधर है, किधर है वो इस तरफ को है, डिस्टेंस भी किधर है, इस तरफ को है। तो जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में अगेंस्ट फ्रिक्शन वाली फोर्स इज टू द राइट, डिस्टेंस टू द राइट, कॉस क्या होगा 0, दैट इज क्या, अब आएगा प्लस 50 किलो जूल्स का आंसर। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? मैंने तो अंग्रेजी लिखकर ही चेंज कर दिया ना, मैंने तो अंग्रेजी लिख दी क्या जी, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन व्हिच इज लॉस्ट फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग्स, मैं तो एनर्जी की तरफ चला गया, किस तरफ चला गया जी। लेकिन अगर आप उसका मैथ्स डेवलप करेंगे तो उसका मैथ्स क्या डेवलप होगा कि सर जी बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली वो जो आप क्या बोलते हैं वर्क डन की मिसाल दे रहे हैं, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन तो माइनस ही आएगा हमेशा। इसका मतलब सवाल वाले को कभी भी ये टर्म इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए, एग्जामिनर कभी भी करेगा भी नहीं। एग्जामिनर को पता है कि वर्क डन स्केलर है, वो ऐसा कोई लफ्ज नहीं बयान करेगा जिससे आंसर माइनस आ रहा हो, वो वर्ड ही कैसा डिजाइन करेगा, वो कहेगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। उसको पता है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन लिखूंगा तभी आंसर क्या आना चाहिए, प्लस 50 करके आएगा। बिल्कुल यही मसला किधर है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स में भी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है किधर, किधर थी ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे की तरफ थी, डिस्टेंस किधर ट्रेवल हो रहा था, वैसे तो यूं ट्रेवल हो रहा था, लेकिन इस डिस्टेंस का मैंने इस डिस्टेंस को रिजॉल्व करके ये क्या निकाला हुआ है, ये उसका वर्टिकल डिस्टेंस निकाला हुआ है, ये उसकी वर्टिकल हाइट निकाली हुई है, और वर्टिकल हाइट कितनी है उसकी 10, वो सवाल में ऑलरेडी गिवन है। अब जब सवाल में ऑलरेडी उसकी वर्टिकल हाइट गिवन है तो मैंने क्या किया, मैंने कहा जनाब साहब क्या करते हैं, नीचे वाला वेट है, ऊपर वाला हाइट है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यही बैठ जाए भाई, यही बैठ जाए, कुर्सी पड़ी आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, बीच में एंगल कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो यहां भी क्या मसला होगा, यहां भी आंसर माइनस आ गया। तो जब यहां भी आंसर माइनस आ गया, मैंने कहा इधर भी एक फटा है, इधर क्या फटा है, इस सिचुएशन में वर्क डन बाय द वेट नहीं हो रहा, इस सिचुएशन में भी क्या हो रहा है, वर्क डन अगेंस्ट द वेट हो रहा है। क्या हो रहा है जी, इस सिचुएशन में भी वर्क डन अगेंस्ट द वेट हो रहा था। तो अगेंस्ट द वेट कितना हो रहा था, आपने वैसे तो निकाला हुआ है -30 किलो जूल्स, मैंने कहा इसका एक और तरीका भी है कि 1600 में से 1000 ने फ्रिक्शन को अगेंस्ट किया था, तो 1600 में से जो बाकी 600 रह गए, वो 600 किधर थे, वो वेट के अगेंस्ट काम कर रहे थे। वो वेट का जो कंपोनेंट था ये वाला कितना था वैसे, वो W sin थीटा, कितना आता है W sin थीटा, मैंने कल कैलकुलेट किया था, वो कितना आ रहा था
जितना भी आ रहा था, कितना 600 ही आ रहा था, तो 600 ज़रब क्या 600 ज़रब 50 करें तो क्या जवाब आता है 30,000 ही, 30,000 ही जवाब आता है। तो आप उधर से जवाब निकालें, इधर से जवाब निकालें। हमने क्या किया, हमने अपनी टर्मिनोलॉजी चेंज की। क्या टर्मिनोलॉजी चेंज की कि सर सवाल में जो वर्ड है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये गलत टर्म है। क्या होना चाहिए, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, या ये होना चाहिए या इससे भी आगे जाना चाहिए। क्या कहना चाहिए इसको, सर जी इसको ना वर्क डन कहना ही नहीं चाहिए, इसको क्या कहना चाहिए, ये स्टोर हो जाता है किस शक्ल में, ये जो वर्क है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल, ये किस तरह स्टोर हो जाता है, ये सिस्टम के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाता है। सर इस वर्क को आप वर्क कहीं ना, इस वर्क को क्या कहें आप, इस वर्क को आप एनर्जी कह दें। तो जब इस वर्क को एनर्जी कहना है तो बेटा हर वर्क को क्या कह दें, सर हर वर्क को एनर्जी कह दें। तो किस किस वर्क को कौन कौन सी एनर्जी कह दें, उसके लिए मैंने कहा कि ड्राइविंग फोर्स कौन एग्जर्ट करता है, इंजन। तो जो वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स था उसको मैंने क्या कह दिया, वर्क डन बाय द इंजन। तो वर्क डन बाय द इंजन को जब मैंने कह दिया तो इंजन क्या इस्तेमाल करता है, फ्यूल। फ्यूल के अंदर कौन सी होती है, केमिकल एनर्जी। तो मैंने कहा वो जो वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स है वो असल में वर्क डन बाय द इंजन है, वो असल में केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, फिर जो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन या वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन था वो क्या है, सर वो भी एक एनर्जी है। वो कौन सी एनर्जी है, सर वो दो चीजें रगड़ खा रही हूं तो फ्रिक्शन की वजह से गर्मी पैदा होती है, या हीट पैदा होती है, या थर्मल एनर्जी पैदा होती है, या शायद साउंड भी पैदा होती हो। ठीक है, तो ले सर जी वो जो दूसरा जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन था वो असल में थर्मल एनर्जी स्टोर में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर सर जो वर्क डन अगेंस्ट वेट या ग्रेविटी होगा वो क्या होगा, सर वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर में शामिल हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, फ्यूल का केमिकल एनर्जी स्टोर में से कुछ एनर्जी निकली और सराउंडिंग्स के थर्मल एनर्जी में थोड़ी सी चली गई और गाड़ी के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में रिमेनिंग चली गई। और क्या इक्वेशन सेट हुई आपकी, 80 में से 50 किधर गए, थर्मल में जाया हो गए, और 30 किधर गए, 30 जो है वो ग्रेविटेशनल में स्टोर हो गए। कौन, एनर्जीज का सीन था। सवाल में लिखा हुआ क्या था, वर्क डन वर्क डन वर्क डन। एंड रिजल्ट क्या है, सारी ये वर्क डन कुछ नहीं होता, असल कहानी क्या होती है, असल कहानी एनर्जी होती है। तो मुझे तो वर्क डन ही नहीं पढ़ाना चाहिए, मुझे क्या पढ़ाना चाहिए, मुझे पढ़ाना चाहिए एनर्जी। इससे पहले कि मैं एनर्जी पढ़ाऊं, यहाँ मेरा कल का लेक्चर वाइंड अप होता है। आप में से जिस किसी के पास अगर कोई सवाल है अब आप पूछ सकते हैं। एनीवन जी। Thermal energy and GPE. The object's moving, so it has a kinetic energy. Its kinetic energy is constant. It was already moving with a constant speed. There was a phrase in the question, constant speed. कौन सी वाली जी? वहां पे मैंने लिखवाया भी था कि constant speed में स्टोर हो रहा है। और अगर क्या हो रहा होता, अगर गाड़ी एक्सेलरेट कर रही होती, स्पीड में इजाफा हो रहा होता, काइनेटिक एनर्जी में भी इजाफा हो रहा होता, तो फ्यूल बेचारा बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होता, या इंजन बहुत ज्यादा शोर मचा रहा होता, या ये सवाल जो है आगे जब आपको मैं केसेस बना के दिखाऊंगा तो वहां मैंने आई थिंक हर किस्म का केस मेंशन किया हुआ है कि स्पीड कम हो तो क्या होता है, स्पीड ज्यादा हो तो क्या होता है, ये हो तो क्या होता है, वो हो तो क्या होता है। फिर वही जो सवाल किया गया यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट डिस्क्राइब की गई है। तो आगे थोड़ी देर बाद मैंने इसी तरह के केसेस दोबारा स्टार्ट करने हैं। अगर आप 3-4 पेजेस आगे जाएंगे तो वहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, तो मैंने कोई वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लिखा है। क्या लिखा है, इधर जाएंगे 1-2 पेजेस आगे जाएं प्लीज, 1-2 पेजेस आगे जाएं। आपको वहां हेडिंग नजर आ रही होगी, कौन सी वाली, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। क्या लिखा है उसके नीचे, व्हेन वर्क इज डन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। तो यही पिछले सवाल में नहीं हुआ था, इंजन कर क्या रहा था, कर तो वर्क रहा था, लेकिन मीनवाइल हो क्या रहा था, एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी। गाड़ी कर क्या रही थी, वर्क कर रही थी, इंजन उसका वर्क कर रहा था। लेकिन हम कहते हैं जब इंजन इज वर्किंग, व्हाट इज हैपनिंग, एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम क्या, फ्रॉम केमिकल एनर्जी टू थर्मल एंड जीपी। तो ये फिनोमेना है वर्क और एनर्जी का, कि वर्क जब डन हो रहा होता है तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। जो वर्क कर रहा होता है उसकी एनर्जी कम हो रही होती है, जिस पर वर्क हो रहा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा हो रही होती है। किस पर वर्क हो रहा था,
वर्क कर रहा था इंजन, तो इंजन की कौन सी एनर्जी कम हो रही थी, उसके अंदर केमिकल एनर्जी कम हो रही थी। किस पर वर्क हो रहा था, गाड़ी पर, तो गाड़ी की कौन सी एनर्जी ज्यादा हो रही थी, जीपीई वाली ज्यादा हो रही थी। बीच में क्या था, सराउंडिंग्स भी थी, तो कुछ एनर्जी उसमें जाया भी हो रही थी। खैर एनर्जी ना तो क्रिएट हो रही थी ना डिस्ट्रॉय हो रही थी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही थी। चाहे दुनिया का कोई भी प्रोसेस हो रहा हो, क्या होता है, ना तो एनर्जी क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। खैर बहरहाल ये एनर्जी क्या होती है, अगले पेज पर आए आप, वहां पे आपको एनर्जी के कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, पहले जरा मैं उनको कवर कर दूं, फिर मैं वापस इस मुकाम तक आऊंगा। इससे पहले कि एनर्जी पढ़ाऊं, मैं दोबारा पूछना चाहता हूं, किसी के पास अगर कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। क्या हो रहा है, सवाल क्या करके, सवाल है उसके पास, पूछ नहीं रही है। बुशरा पूछ लो सवाल प्लीज। नहीं है, पक्की बात है, या पूछना नहीं है, पूछना ही नहीं है। अरे यार मतलब इतना गुस्सा है अभी भी। मैंने तो तुमसे सॉरी भी बोल दिया था। नहीं सॉरी नहीं बोला तुमने, मंजूर नहीं किया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैंने तो 3 क्या कहते हैं अपने कोई वो भी भेजे थे, कोई पांडे किधर हो 3 लोग, तुम लोगों ने उसको मनाया नहीं है, बताया है कि मना डिक्रीजेस। अब मैं इस तरफ आ गया हूं, मैंने एनर्जी के साथ क्या जुमला लिखा, सबसे पहले कहा जी इट इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। फिर मैंने क्या लिखा, क्या लिखा जी, वर्क इज डन बाय द ऑब्जेक्ट्स दैट हैव एनर्जी। उसके आगे क्या लिखा रहा हूं, जिन ऑब्जेक्ट्स के अंदर एनर्जी है, व्हेन दे डू वर्क देयर एनर्जी डिक्रीजेस। आगे क्या लिखा है, द ऑब्जेक्ट्स ऑन व्हिच वर्क इज डन स्टोर एनर्जी। या इसकी जगह क्या लिखूं, द ऑब्जेक्ट्स ऑन व्हिच वर्क इज डन देयर स्टोर्ड एनर्जी इंक्रीजेस। तो उसके आगे क्या जुमला लिखिए, वो सिर्फ स्टोर नहीं करते एनर्जी, क्या करते हैं, अपनी एनर्जी में इजाफा करते हैं। तो क्या लिखा है, द ऑब्जेक्ट्स ऑन व्हिच वर्क इज डन स्टोर एनर्जी। प्लीज इसके आगे लिखिए, द ऑब्जेक्ट्स ऑन व्हिच वर्क इज डन देयर एनर्जी इंक्रीजेस। देयर एनर्जी इंक्रीजेस। सो बेसिकली मैं समझता हूं कि जब वर्क डन होता है तो एनर्जी चेंज होती है। क्या होता है, व्हेन वर्क इज डन एनर्जी इज, बल्कि चेंज की बजाय आगे एक लफ्ज क्या पढ़ा था हमने, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। व्हेन वर्क इज डन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, किधर से किधर, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू दी अदर। तो आई थिंक जरा सामने स्पेस आपके पास बहुत सारी अवेलेबल है, वहां जाके एक जुमला लिखिए, व्हेन वर्क इज डन, बल्कि चौथी लाइन क्या लिखिए, एनर्जी इज वर्क, वर्क इज एनर्जी, एनर्जी इज वर्क, वर्क इज, इसके आगे क्या लिखें, व्हेन वर्क इज डन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। चौथे जुमले के आगे क्या लिखें, व्हेन वर्क इज डन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। व्हेन वर्क इज डन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर। और ये जो जुमला है ना, व्हेन वर्क इज डन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, इसको पता क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। क्या कहते हैं इसको, व्हेन वर्क इज डन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। जो आपने जुमला लिखा है प्लीज इसको अंडरलाइन करें, लेकिन दिस इज नोन एज क्या, दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। This is known as work energy principle. This is known as work energy principle. और इस वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की जो मजीद एग्जांपल्स हैं वो कहाँ होंगी जनाब साहब, मैंने आपको 2-3 पेजेस आगे जाके दिखाया था कि वहां मेरी पूरी हेडिंग बनी हुई थी, क्या, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की हेडिंग बनी हुई है। उधर मैंने कुछ 7-8 पता नहीं कितने 10 हैं, कुछ 10-11 केसेस हैं, वहाँ डिफरेंट सिचुएशंस में आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि किस किस सिचुएशन में क्या क्या हो रहा है। इससे पहले कि मैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल तक जाऊं, जैसे आपने वर्क डन का फॉर्मूला सीखा है, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास से जो मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें मैकेनिकल एनर्जी के 2 फार्मूले हैं, आते हैं आपको पहले से, लेकिन मैं उनमें थोड़ी सी एक ए लेवल वाली साइंस है, वो साइंस आपको सिखाना चाहता हूँ कि वो फार्मूले कहाँ से पैदा होते हैं, ताकि मैं वहां से आगे चलूंगा। वहां सब दिखाएं पेज, फिर मैं वापस वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा, याद रखिएगा जी। हमने कहा जी टाइप्स ऑफ एनर्जीज में देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज, बट वी विल बी स्टडीइंग मैकेनिकल एनर्जी इन दिस चैप्टर ओनली। अंडरलाइन द वर्ड मैकेनिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय मशीन्स। मशीन्स क्या करती हैं, मशीन्स 2 तरह की हैं, या सीधे रोड पे चलने वाली मशीन्स या ऊपर हवा में उड़ने वाली मशीन्स। तो व्हीकल्स या रॉकेट्स मैंने लिख दिया हुआ है कि व्हीकल्स जब रोड पे चलते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और अगर कोई ऊपर की तरफ जाए तो उनमें क्या होता है, उनमें जीपी होती है। काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या लिखा हुआ है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए जी,
क्या डेफिनेशन है जनाब? इट्स द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन या मूवमेंट या स्पीड. एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और अ मशीन ड्यू टू इट्स मोशन और मूवमेंट और स्पीड इज नोन एज क्या? ओ लेवल है यार, सिंपल है. ओ लेवल वाले बच्चे कैसे फॉर्मूला पढ़ते हैं? नहीं, वो फॉर्मूला ड्राइव कैसे करते हैं? वो ड्राइव करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी से. कहां से? वो कहते हैं यार सर जी मास ज्यादा होगा, मतलब गाड़ी जितनी बड़ी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी. फिर स्पीड जितनी ज्यादा होगी तो भी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी. सिर्फ स्पीड या स्पीड का स्क्वायर काइनेटिक. इसका वैसे मतलब क्या है न्यूमेरिकली, मैथमेटिकली? स्पीड पे स्क्वायर का मतलब क्या है? कि काइनेटिक एनर्जी का स्पीड के साथ ज्यादा ताल्लुक है. अच्छा, मतलब क्या इस बात का कि सर अगर स्पीड डबल होगी तो काइनेटिक एनर्जी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा. कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा? सर जी स्पीड डबल हो गई तो काइनेटिक एनर्जी पे 4 गुना का फर्क पड़ेगा. ये 4 गुना का फर्क मुझे कैसे समझ आएगा? इसके लिए मुझे आपको मैथ्स पढ़ानी पड़ेगी. मैथ्स में इग्नोर मैथ्स में क्या था? मैथ्स में अगर आप ओ लेवल वाली वो क्या बोलते हैं ग्राफ्स के कॉन्सेप्ट में जाएं, जहां पर ग्राफ बनाने के लिए टेबल बनाते थे. उस टेबल में y और x का अगर हम टेबल बनाएं, x की वैल्यू अगर वो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर तो y की वैल्यू क्या होती थी? सारा आप बताएंगे. अगर मैं कहूं x और y का टेबल है और y इज इक्वल टू x स्क्वायर का टेबल बनाना है. For x is 1, y is 1. But if x is 2, y is 4. If x is 3, y is 9. If x is 4, y is 16. तो x थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो रहा है, y ज्यादा हो रहा है. तो आप आज आपने मुझसे ब्रेक में ही सवाल पूछा था कि सर स्पीड डबल, देखे ना काइनेटिक एनर्जी में v का स्क्वायर है ना, तो अगर मैं कहूं ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है तो x डबल होगा तो y पे क्या फर्क पड़ेगा? 4 गुना फर्क पड़ेगा. x ट्रिपल होगा तो y पे क्या फर्क पड़ेगा? 9 गुना फर्क पड़ेगा. ये कोई प्रोपोर्शनैलिटी उनकी ऐसी है कि स्पीड के साथ काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक मास से ज्यादा है. मास का तो नॉर्मली है, ज्यादा ताल्लुक किसका आता है? इसीलिए हमने कहा एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द मास नहीं कहा, ड्यू टू द क्या है? ड्यू टू द मोशन कहा है. मतलब या तो ये भी हो सकता था अगर मास की अहमियत ज्यादा होती तो मैं क्या कहता? एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मास. पर हम क्या कह रहे हैं? एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन. तो स्पीड को ज्यादा अहमियत दी जा रही है, स्पीड पर उन्होंने स्क्वायर लगाया हुआ है. खैर बहरहाल प्रोपोर्शनैलिटी को ओ लेवल वाले इक्वालिटी में कन्वर्ट करके क्या करते हैं? कांस्टेंट लाते हैं. और वो अक्सर कहते हैं कांस्टेंट 1 होता है, लेकिन ये वाइज एग्जांपल है ओ लेवल में जिसमें कांस्टेंट की वैल्यू 1/2 होती है. तो बस हम कहते हैं भाई होती है. वो कहता है ओके सर ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़. तो वहां ओ लेवल में बस हो गया, हो जाता है. लेकिन इस हाफ का एक कॉन्सेप्ट है, कोई वजह है, कहीं से हाफ आया है. ओ लेवल वाले को मैं नहीं सिखा पाता, उसको सिर्फ इतनी बात बताई जाती है कि प्रोपोर्शनैलिटी को क्या किया गया? इक्वालिटी में कन्वर्ट किया. तो वहां से कांस्टेंट था, कांस्टेंट इन मेजॉरिटी केसेस 1 था, इन दिस केस 1/2 था, तो गुजारा चला. वो कहता है ओके सर जी याद कर लेता हूँ. लेकिन ए लेवल वाले को क्या कहना चाहिए? नहीं सर जी ऐसे नहीं होगा, कोई तो वजह होगी, कहीं से तो ये हाफ आया होगा. तो ये कहाँ से हाफ आया है तो आप इसके सामने देखेंगे तो बेसिकली मैंने आपके सामने क्या असूल रखा अभी कि जो वर्क डन होता है वो असल में किसके बराबर होता है? वो एनर्जी ट्रांसफर के बराबर होता है. तो मैं वर्क डन के फॉर्मूले से क्या करूंगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालूंगा. कैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला गया कि जनाब साहब इफ यू हैव एन ऑब्जेक्ट, आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और डिस्टेंस ट्रेवल करता करता कहीं ना कहीं यहां पहुंच जाता है. तो आप बताएं कर तो आप इस पे रहे हैं वर्क डन, लेकिन वर्क डन करने से इसमें हो क्या रहा है? इसमें पैदा हो रही है क्या? देखें जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड. जब डिस्टेंस ट्रेवल होगा तो गाड़ी की कोई ना कोई स्पीड भी तो होगी. ठीक है, अगर हम कहें जी फोर्स को देखूं तो फोर्स की वजह से होती है एक्सेलरेशन, डिस्टेंस को देखूं तो डिस्टेंस की वजह से कोई ना कोई होती है स्पीड. तो अब आपको याद होना चाहिए सर मैं काइनेमैटिक्स भी पढ़कर आया हूं, मैं डायनामिक्स भी पढ़कर आया हूं और अभी मैं आपको एनर्जेटिक्स पढ़ाने लगा हूं. तो आपके कॉन्सेप्ट में क्या क्या चल रहा है? काइनेमैटिक्स का बैकग्राउंड भी है, डायनामिक्स का बैकग्राउंड भी है और एनर्जेटिक्स अभी डेवलप हो रही है. ये काइनेमैटिक्स का क्या बैकग्राउंड है? काइनेमैटिक्स के बैकग्राउंड में
हमें सर इक्वेशंस ऑफ मोशंस पता होती हैं, कौन सी वाली? v इज इक्वल टू u प्लस एटी, d इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, 2ad इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो मैं यहां पर क्या करूंगा सर जी, जो जो डेटा अवेलेबल होगा वो वाली इक्वेशन लगा दीजिएगा, जो जो डेटा अवेलेबल होगा वो इक्वेशन लगा दीजिएगा। ओके डन हो गया। अगर मैं कहूं गाड़ी की स्पीड पहले से u थी, क्या थी? फोर्स लगाने से क्या हुआ? एक्सेलरेशन पैदा हुई। एक्सेलरेशन से क्या हुआ? इसकी थोड़ी देर बाद स्पीड v हो गई। इसमें किसी को मसला है? और मीनवाइल थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, तो डिस्टेंस आ गया, u आ गया, v आ गया, ये सब काइनेमैटिक्स है। एक्सेलरेशन आ गई, फोर्स आ गई, ये सब डायनेमिक्स है। वर्क होगा, एनर्जी आ जाएगी, ये क्या है? ये एनर्जेटिक्स है। कहानी वही है भाई, एक ही कहानी का तीसरा वर्जन। एक ही कहानी का पहले काइनेमैटिक्स लाइक सिर्फ d, u, v और a, फिर उसकी फोर्सेस f और a, और फिर क्या? एनर्जेटिक्स, वर्क और एनर्जी। तो अब वर्क का क्या सीन है सर जी? वर्क का सीन ये है कि सम वर्क इज डन बाय द ड्राइविंग फोर्स। आप बताएं वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स से होगा क्या? हमने कहा था व्हेन वर्क इज डन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। कोई ना कोई तो एनर्जी ट्रांसफर होगी, मूव कर रहा है, इसके अंदर मोशन है, मूवमेंट है, स्पीड है, तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी आएगी। कितनी आएगी? देखते हैं सर आप सब। वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू क्या? इट इज इक्वल टू काइनेटिक। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर्ड। जब वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स होगा, इससे क्या होगा? एनर्जी ट्रांसफर किस में होगी? सिस्टम में कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। आप कहें सर यार काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, यहां मैं कहूंगा जी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, क्योंकि इनिशियली क्या थी? u, बाद में क्या होगी? v। तो आई शुड कॉल इट क्या? आई शुड कॉल इट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इधर इंक्रीज और जो भी है जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है सर जी? वो तो FD होता है। क्या होता है? FD। अब FD, F क्या होता है सर? F तो MA होता है, MAD। अब AD क्या होता है सर? ये 2AD होता है। क्या होता है? 2AD इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो फिर AD क्या होता है? ओवर 2 होता है। तो फिर ये 2 इधर आता है, हाफ इंटू m, ये क्या है? फाइनल का स्क्वायर माइनस, तो फिर ये क्या है सर? यही तो है डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। इसमें से अगर u 0 हो जाए तो क्या होगा? स्टार्टेड मतलब रेस्ट से किसी स्पीड तक गए तो u 0 हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा? हाफ mv स्क्वायर। किसको मसला है? लेकिन एक बात याद रखिए, ओ लेवल के बच्चे को हाफ mv स्क्वायर में इंटरेस्ट है, ए लेवल बच्चे को हाफ mv स्क्वायर में इंटरेस्ट नहीं है, हाफ mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर में इंटरेस्ट है। क्यों सर जी? आगे जितने हमारे पास सवाल आएंगे उसमें क्या हो रहा होगा? उसमें बहुत, वैसे तो अगर सवाल में रेस्ट से स्टार्ट होता है तो जिंदगी बड़ी आसान होगी, वो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर की जगह सिर्फ v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर v स्क्वायर ही आएगा। लेकिन अगर रेस्ट से स्टार्ट ना हुई बात अगर u से v पर गई तो बेहतर है कि क्या लिखें? डेल्टा के ई का फॉर्मूला उसने पैदा किया है। कहां से? आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ओ लेवल वाला बच्चा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहां से पैदा करता है? प्रोपोर्शनैलिटी से। और ए लेवल वाला बच्चा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहां से पैदा करता है? कोई प्रॉपर फिजिक्स से डिराइव करता है, एक फार्मूले से दूसरा फॉर्मूला डिराइव करता है। तो मैंने कैसे डिराइव किया? मैंने वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स से डिराइव किया। क्या डिराइव किया जनाब साहब? दिस वाज वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, FD, F की जगह MAD, AD की जगह v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ओवर 2 इधर आ गया। ये जो मैंने निकाला है, व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली, वैसे तो ये वर्क डन का ही फार्मूला है, आप देख सकते हैं ना, वर्क डन का ही फार्मूला ड्राइव कर रहा हूं ना, उसी को आगे घसीट रहा हूं। लेकिन अब जो शक्ल आ गई है, इस शक्ल का नाम क्या रखूं? इस शक्ल का नाम रखूंगा सर काइनेटिक एनर्जी। क्या अब ऑब्जेक्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हेलो भाईजान, यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो उसको हाथ खड़ा कर देना चाहिए। एनीवन? जी पुत्र। हाँ, तो कॉस थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में था ना, तो अगर आप कहते हैं सर ये FD कॉस थीटा करें तो कर लें भाई। कॉस थीटा में मैं इस सवाल में कॉस ऑफ क्या करूंगा? 0, तो एंड पे क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो 1 गायब भी हो जाएगा। जी, योर क्वेश्चन। ऊंचा बोले। नहीं, हम वहां सिर्फ हाफ mv स्क्वायर पढ़ते थे। हमने तो ओ लेवल में कभी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात ही नहीं की।
वो बड़ा मुश्किल सवाल होता था ओ लेवल में जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आती थी। ओ लेवल में तो सीधे सीधे सवाल होते थे, गाड़ी का मास 500 किलो है, स्पीड उसकी 30 मीटर पर सेकंड है, बताओ कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? यही की है, हाफ mv²। ऐसे ही सवाल आते हैं ओ लेवल में। बहुत रेयर सवाल आता है कि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऊपर है उसकी जीपीई, नीचे है उसकी, तो ओ लेवल में कभी भी उसने दरमियान के किसी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछी। ओ लेवल में पता कितना पूछता है? या टॉप पे जीपीई पूछता है या बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी पूछता है। दरमियान वाला काम अभी कराऊंगा आपको, मजे आएंगे इंशाल्लाह, हमें समझ आ जाएगा, ठीक है। तो दरमियान में काम थोड़ा मुश्किल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओ लेवल में नहीं होता इतना। वहां अगर न्यूमेरिकल आए तो बड़े आसान तरीके से आता है, मुश्किल तरीके से नहीं आता। मैं अभी थोड़ा सा तरीका मुश्किल करूंगा आगे वाले सवालों में। आप अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लें। नहीं, वी माइनस यू का होल स्क्वायर तो बिल्कुल भी नहीं है। ये वी माइनस यू का होल स्क्वायर कुछ और होता है और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कुछ और होता है। बच्चों गौर से सुनिए प्लीज, वी माइनस, ये मैंने किसी और जमाने में भी बात की थी, सम ऑफ स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स ऑफ सम, या डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स या स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस, कुछ अलग अलग चीज होती है, ये सेम नहीं होता। तो बेटा ये वी माइनस यू का होल स्क्वायर कुछ और है और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कुछ और है। प्लीज याद रखिए, जब भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर करेंगे, वी माइनस यू का होल स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आपको ये लगता है, आप एक काम करें, पेज के हेडर पे जाएं। आई थिंक आप ये पूछ रही है मुझसे कि सर क्या डेल्टा, अगर वो उनको लगता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ओ लेवल में ये है तो क्या डेल्टा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ इंटू एम इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए? जी नहीं होना चाहिए। एक काम करें, पेज के हेडर पे जाएं, अगर आप v माइनस यू पे होल स्क्वायर लगाएंगे तो काट दें उसको, गलत है वो गलत है। आपके सामने मैंने ड्राइव किया, क्या से ड्राइव किया? ए डी की जगह क्या लिखा मैंने? क्या होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? 2ad इज इक्वल टू, तो वो v माइनस यू का होल स्क्वायर तो नहीं होती ना, वो क्या होती है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा। अगर वो v माइनस यू का होल स्क्वायर है तो फिर आप वाला चला लूंगा मैं। और आपको मालूम है मैंने थर्ड इक्वेशन भी कहीं हवा से नहीं लिखी, उसको भी कहीं ना कहीं ड्राइव किया हुआ है। उसको कहां से ड्राइव किया? उसको कहां से? वो d बाई टी इज इक्वल टू पता नहीं u प्लस वी ओवर 2, वहां से हमने किसे ड्राइव किया हुआ है। अब d बाई टी भी हवा से नहीं लिखा, वो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, या एक और फॉर्मूला है इनिशियल प्लस फाइनल ओवर टाइम, ओवर टाइम नहीं, ओवर 2। आई थिंक वहां से फॉर्मूला निकाले। बहरहाल किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर सकते, आगे जाएं जी। इसी तरह जीपीई के साथ क्या सीन लिखा हुआ है? इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और अ मशीन ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू इट्स एलिवेटेड पोजीशन या पोटेंशियल इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ एनी प्लैनेट। इसको क्या कहते हैं जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओ लेवल में हम क्या कहते थे? ऑब्जेक्ट है तो मास ज्यादा होगा तो ज्यादा जीपीई होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात हो रही है तो ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ भी मैटर करेगी, उसका भी प्रोपोर्शनलिटी होगी। और फिर क्या कहते हैं, हाइट जो है वो ज्यादा होगी तो क्या होगा? और ज्यादा जीपी होगा। तो आई थिंक वहां से हमने फिर वो के की जगह 1, और ओ लेवल का अपना एक तरीका है प्रोपोर्शनलिटी वाला। ए लेवल का तरीका क्या है? ए लेवल के तरीके में अगर हमें क्या करना है, अगर हमें ऑब्जेक्ट की जीपी की बात करनी है तो जीपीई उसमें कब स्टोर होगी? कल मैंने कराया था, उस ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा? ऊपर उठा के लेके जाना पड़ेगा, तब जाकर उसके अंदर जीपी। तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट क्या? वैसे तो ग्रेविटी उसको नीचे लेके जा रही है ना, हम क्या करेंगे? हम अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क करेंगे तो वो क्या करेगा? तो वो ऊपर जाएगा। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होता है? लिखा हुआ है उसने, व्हाट इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी? वो भी F इंटू डी ही होगा। F कितना होगा? वेट जितना, डी कितना होगा? हाइट जितना, और वेट होता है mg जितना। हाइट आप यहाँ पे हाइट h की जगह डेल्टा h ले लें। क्या ले लें? ताकि आपको पता चले कितना चेंज हुआ है। क्योंकि जितना ज्यादा हाइट में चेंज लाएंगे जीपी में उतना ज्यादा चेंज आ रहा होगा, तो इसलिए उसने यहाँ पे एहतियातन डी की जगह एच लेने की बजाय डेल्टा एच लिया हुआ है। यहाँ तक किसी को परेशानी हो तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं जी। जीरो लेंगे हम अपने सवालों में, जीरो लेंगे। A2 में मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। A2 में चैप्टर है मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड, उसके चैप्टर का तीसरा टॉपिक है, उधर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अभी आपके सवालों में जमीन के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट पड़ा होगा या किसी भी सरफेस पर पड़ा होगा, जहां से मैं सवाल स्टार्ट करूंगा उस सरफेस पर मैं जीपी जीरो लूंगा। मैं उस सरफेस से ऊपर जाके
जीपीई का चेंज की बात करूंगा। मैंने इसीलिए यहाँ पे डेल्टा जीपीई लिखा हुआ है और mgh नहीं लिखा, mg डेल्टा h लिखा हुआ है कि दो लेवल्स में जितना हाइट का डिफरेंस है, चूंकि जब मैं यहां से हाइट लूंगा तो कुछ और होगी, मैं अपने पाँव से हाइट लूंगा तो कुछ और होगी, आपके पाँव से हाइट लूंगा तो कुछ और होगी, बाहर जमीन पे जाके हाइट लूंगा तो कुछ और होगी, पीछे नाला लई से जाके हाइट लूंगा, नहीं सुहा के पुल से हाइट लूंगा, सुहा के दरिया से लूंगा तो हाइट कुछ और होगी। तो वो हाइट असल में क्या करनी है हमने, किसी जमाने में वो दरिया सुहा हुआ करता था, ठीक है, और सुना है कि दरिया स्वात की तरफ बहुत जोर से बहता था, पता नहीं। बाद आगे क्या लिखा हुआ है, कोई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखा हुआ है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर ड्यूरिंग डिफरेंट प्रोसेसेस। तो उनमें से कौन कौन से प्रोसेस का जिक्र हुआ है, वो प्रोसेस जो है वो यहाँ पर आगे मेंशन्ड है। आप एक काम कीजिए, इसको बेटा जी पढ़िए, पढ़कर अपनी तरफ से इन केसेस को भी डिस्कस करिए